आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हमारा ये जो सेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल की चल रही परीक्षाओं को लेकर के चल रहा है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो बच्चे एग्जाम दे करके आ रहे हैं और जिनसे हमारी बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट ऐसा ही है। मतलब जो बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हमारे वायदे के अनुसार न केवल पैटर्न की जानकारी मिल रही है, बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो मैं आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं कि इस सेशन में किस तरह के सवाल कल के पेपर में पूछे गए थे। पहला सवाल आपका ये रहा, एक हाल की लंबाई 21 मीटर चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात, कोई भी कमरा होता है, उसका जो फर्श होता है और जो छत होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर। और लंबाई चौड़ाई जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नीचे का क्षेत्रफल ऊपर का क्षेत्रफल मिला के 2 हो गया। दूसरी बात, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के का ही क्षेत्रफल जो है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब सवाल में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है L बराबर कितना दिया गया है? L बराबर दिया गया है 21 और B बराबर कितना दिया गया है? 14। सवाल जो आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है 2 गुणे L गुणे B। ये 2 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इस फर्श और छत दोनों की बात की जा रही थी और यहाँ पर मामला क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। अब आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, बस आप डाटा रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 21 गुणे 14 बराबर 2 गुणे H। 21 4 25 और 10 35। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 तिया 21, 7 पना 35। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 तिया 42 और बटे कितना? 5, मतलब 5 अठे 40, 5 चौके 20, 8.4 दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए स्थान P से Q तक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है। उसने पहली 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। 75% दूरी 4/5 का मतलब कितना होता है? 4/5। ठीक है, समय में तय की शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से तय की x का मान। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए पहली इतनी तय कर दी शेष दूरी, तो शेष दूरी अगर ये तय की गई दूरी 3/4 है तो शेष दूरी हो जाएगी 1/4। लिया गया समय अगर 4/5 है तो बचा हुआ समय हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप देखिए दूरी कितनी है? 1/4। समय कितना है? 1/5। मतलब आप जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो पूरा मामला हो जाएगा 5/4 का। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि पहली दूरी आपको चाल कितनी दी गई है? 36। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 36। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 9। तो 5 की वैल्यू 5 9 45। मतलब आपका जवाब हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 20 दिनों में, बी और सी समान काम को 30 दिनों में, ए और सी समान काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। 12 दिनों बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब ए ने केवल 12 दिन किया हुआ है। ठीक है, बी और सी 8 दिनों के लिए काम करते हैं। 8 दिनों के लिए काम करते हैं, मतलब बी और सी अभी भी काम कर रहे हैं। 8 दिन और किया, मतलब बी ने भी 20 दिन किया और सी ने भी 20 दिन किया। ठीक है, इसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम को पूरा करने के लिए सी कितने दिन लेगा? ठीक है, ठीक है ना? आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो बढ़िया सवाल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कई सारी चीजें उसने कर दी। देखिए पहला तो दिया हुआ है ए बी, बी सी और सी ए। अब आप देखिए ए बी की वैल्यू दिन कितने दिए गए हैं? 20। फिर कितना दिया गया है? 30। और फिर कितना दिया गया है? 40। अब इन तीनों का एलसीएम जो वर्क आएगा आपका वो 120 आ जाएगा। ये तो हो गया टाइम। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 6, इसकी 4 और इसकी। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो बार बार ये सवाल आ रहा, आपको मिलेगा क्या? 2abc। लेकिन हमको abc से मतलब है, तो abc बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, तो 13/। अब एक तरीका तो ये है कि आप ए बी और सी को तीनों को अलग अलग निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है, ए ने 12 दिन किया है, ए ने 12 दिन किया है, मतलब
ए, बी और सी ने कितने दिन किया है? 20 दिन तक किया है। मतलब ए, बी और सी तीनों लोग 12 दिन तक तो काम कर रहे थे, और फिर बी और सी कितने दिन काम कर रहे थे? 8 दिन तक। तो यहां से आपको शेष काम मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ए, बी, सी कितने दिन काम कर रहे हैं? 12 दिन तक तीनों ने किया हुआ है। तो 2 छक्के 12, मतलब यहाँ टोटल कितना काम हो गया? 78। बी और सी अगले 8 दिनों तक और काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 32। मतलब जो काम हो गया, हुआ काम कितना हुआ? हुआ काम कितना हो गया भाई? 78 प्लस 32, मतलब 110 काम तो हो गया। तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा 120 माइनस 110, मतलब शेष काम बचा हुआ है 10। ठीक है, अब ये 10 काम ही कौन करेगा? सी करेगा। अब सी की इफिशियंसी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास एबीसी की इफिशियंसी है और एबी की भी इफिशियंसी है। भैया अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो मुझे सी की इफिशियंसी मिल सकती है। मतलब जो सी की इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी? 13/2 माइनस 6, मतलब कितनी हो जाएगी? ये 1/। ठीक है, अब उसको काम कितना करना है? 10। उसकी क्षमता कितनी है? 1/2। तो टी बराबर समय कितना लगेगा? 10/1/2, मतलब 10 गुणे 2, उत्तर कितना हो जाएगा? 20 दिन। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। तीनों ने काम प्रारंभ किया, 12 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, मतलब तीनों ने 12 दिन किया। बी और सी अभी भी काम कर रहे हैं। बी और सी ने अगले 8 दिनों तक काम किया, फिर बी काम छोड़ करके चला गया। अब सी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 12 दिन एबीसी ने किया, तो एबीसी की क्षमता जो हमने 13/2 निकाली थी, इसमें 12 का गुणा किया, मतलब ये लोग 78 काम करके चले गए। फिर बी और सी ने काम किया तो 32 काम इन्होंने कर दिया, मतलब काम कितना हो गया? 110। शेष काम बचा 10, और यही काम सी से कराना है, लेकिन सी की इफिशियंसी मेरे पास है नहीं। एबीसी की इफिशियंसी मेरे पास है कितनी? 13/2। एबी की इफिशियंसी है 6, मतलब सी अकेले की इफिशियंसी, इन दोनों का फर्क 1/2 आ जाएगा। टाइम आपको निकालना है, 10 काम करना है 1/2 इफिशियंसी से, तो दिन कितने लगेंगे? 20। और यही आपके सवाल का जवाब था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बी से 60% अधिक है। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। 3/5 भाई, 60% की वैल्यू कितनी होती है? 60% की वैल्यू होती है 3/5। ए बी से अधिक है तो ये ए है, ये बी है, तो बी की वैल्यू 5, इससे 3/5 अधिक है तो 5 और 3 8, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। फिर आपको बोल रहा है सी बी और ए के योग के दोगुने से 45% कम है। 45% कम है, मतलब 45% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9/20। 9/20। ठीक है, तो ए और बी के योग से, ए और बी के योग के दोगुने से कम है। कम है मतलब कितना है? ये 11/20। यही तो कहानी, यही तो कहानी है। ठीक है, तो अब आप देखिए ए और बी का योग कितना है? 13। तो 13 दूनी 26, या इसको आप काट दीजिए, 10 आ जाएगा। तो 13, ये कितना हो जाएगा? ये 8 + 5 कितना हो गया? ये 13। 13 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 143, और बटे 10 है। 10 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 14.3, मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 14.3। ये कहानी आपकी बन गई। अब आपसे बोल रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। सी ए का कितने प्रतिशत है? सी की वैल्यू ऊपर, ए की वैल्यू नीचे, लेकिन अगर अधिक और कम की बात की जाए तो सबसे पहले हम घटाते हैं। तो 14.3 में से सी और ए की बात हो रही है, मतलब अधिक कितना है? ये 6.3। अब से किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ, मतलब आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8.3/8 गुणे कितना? 100। 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 25। इसको अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 तिहाई 6। खैर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि इसको अपन चाहते तो ये 63 कर लेते, इसको 623 में सीधा 8 का भाग देते थे। खैर, और 108 का भाग का मतलब कितना होता है? 8 का भाग मतलब 125 का गुणा, जान दीजिए 25 पंचे 125, 25 से कम 25 और 12 37, 25 से 75 और 3 78, मतलब मेरा मान होना चाहिए 78.75%। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है रूपम ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, कितने समय बाद चक्रवृद्धि मूलधन का 21% हो जाएगी?
मतलब अगर ब्याज 21% है तो मिश्र धन कितना हो गया 121। मतलब सवाल ये हुआ कि अगर उसने 100 लिया था तो जो अमाउंट है ये कितना हो गया 121। ठीक है, दर कितनी है, दर आपकी है 10%। 10% तो कहानी तो आपकी बननी चाहिए 10 से 11 की, यही तो कहानी है। अब आप खुद एक चीज देखो कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, यही तो कहानी बनेगी। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, मतलब जो वर्षों की संख्या पूछ रहा है वो कितनी हो जाएगी 2 वर्ष। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। वैसे ये डाटा आप लोगों को वैसे भी रट चुका होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को एक लंबवृत्तीय शंकु बनाने के लिए इस प्रकार पिघलाया जाता है कि शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की आधी है। मतलब जो h है वो r/2 है। ठीक है ना, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, किसी एक चीज को पिघला करके जब दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन समान होता है। मतलब ये हुआ कि जो गोले का आयतन है, गोले का जो आयतन है बराबर किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, यही तो कहानी है। और गोले का आयतन होता कितना है 4/3। चलिए फार्मूला में लिख देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कहानी। अब आप देखिए यहां पर है 4/3 पाई, पाई आप चाहो यहीं से कैंसिल कर सकते थे, 3 और 3 आप यहां से कैंसिल कर सकते। ठीक है, तो अब यहां से क्या बचा 4। गोले की जो त्रिज्या है वो 3 दी गई है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर, यहां पर जो r है उसको तो हम r ही मान करके चलेंगे, लेकिन जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की आधी है, मतलब ये हो जाएगा r/, ये कहानी। अब आप देखो अगर मैं इस 2 को इधर लेकर के आ जाऊं तो r³ बराबर कितना हो जाएगा, ये सॉरी 4 दूनी 8 गुणे 3 तिहाई 9 तिया 27। अब क्यूब लगा हुआ है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√8 गुणे 27, मतलब 2 गुणे 3, मतलब हमारा उत्तर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। मतलब जिस शंकु की बात की जा रही है उसकी त्रिज्या है 6 और ऊंचाई इसकी आधी है, मतलब ऊंचाई है 3। यहां ऊंचाई भी पूछ सकता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जान बाइक से 2/3 दूरी तय करता है और 6 किलोमीटर पैदल चलता है। वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, 2/3 बचा 1/3, तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब शेष जो है 2/3 तय हो गया, तो 1/3 ही तो बचा और इसकी वैल्यू कितनी है 6, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 6, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 18। कभी कभी ऐसे सरल सवाल भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है, राम ने रहीम को 20% लाभ पर कोई सामान बेचा, रहीम ने इसे रौनक को 25% लाभ पर बेच दिया। लाभ ही लाभ का मामला। तो देखिए 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5, और 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। मतलब 5 का सामान 6 का बेचा गया, 4 का सामान 5 का बेचा गया, 5 और 5 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब पूरी कहानी है 2 से मामला कितने का पहुंच गया 3 का। रौनक ने इसे 4500 में खरीदा, मतलब यहाँ की जो कहानी है वो 4500 है। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। राम के लिए क्रय मूल्य इसकी बात कर रहा है, तो 2 गुणे 1500, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 रुपया। कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था, मतलब टोटल हो गए 72, 272 रन का लक्ष्य, 72 घटा दीजिए 200 बचा। 40 ओवरों में औसत रन रेट 200 रन, 40 ओवरों में रन रेट कितना चाहिए 5। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल को टच भी करने की जरूरत है। बने रन कितने हो गए, बने रन कितने हो गए 10 ओवर में 7.2, मतलब कितने 72। शेष कितने बचे 272 थे, 72 बन गए, मतलब बचे कितने 200। तो अब जो रन रेट है, शेष ओवर भी लिख लीजिए अगर आपको लिखना ही है तो, शेष ओवर कितने हो गए 50 - 10 कितना 40। तो जो आपका रन रेट है वो कितना हो जाएगा 200/40, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यही इस सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है, ईसा और अंशु मिलकर एक व्यापार में 44,300 का निवेश करते हैं, दोनों मिल करके करते हैं।
वर्ष के अंत में 7,000 रुपए के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1400 था, तो अंशु का निवेश कितना। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, लाभ का जो बंटवारा है वो पूंजी के अनुपात में, और अगर समय दिया गया है तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। ये कहानी है। अब आप देखिए 7,000 रुपए का लाभ था, इसमें से ईसा का हिस्सा कितना है 1400। देखिए कौन कौन है, ईसा है और अंशु है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1400 7,000 का 5वां हिस्सा है, तो ईसा को अगर 1 मिला तो अंशु को कितना मिलेगा 4। यही तो कहानी है। ईसा का हिस्सा 1400 है। चाहे आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मिला 1400, तो अब इसमें आप 1400 घटा दीजिए, तो 70 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 70 60 और 4 और चला गया, तो ये बचेगा 5600। अब आप इसको काट लीजिए, तब भी ये 1:4 ही आना है। ये हो गया कहानी। अब चूंकि पैसा तो दोनों ने बराबर के लिए लगा रखा है, तो सीधी सी बात ये है कि जो पैसे का बंटवारा है वो पूंजी के अनुपात में हो जाएगा, और पूंजी आपको ये दी गई है। निवेश किसका पूछा गया, अंशु का। ये कहानी है। तो ये टोटल कितना है भाई, ये टोटल कितना है 5। तो 44,300 में से अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 5 × 40, 5 × 40, 5 × 30, ये हो गया। इसकी चर्चा की जा रही है। तो 8,860 में मैं 4 का गुणा करूंगा, 4 × 6 = 24, केवल ये वाले में है, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 2 34, 4 × 8 = 32, 3 35। देख लीजिए यही उत्तर आ रहा होगा 35 440। क्यों आ गया भाई, यहाँ 0 तो 3 में था, अच्छा 4 भी 2 में था, नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ 4 के साथ 0 नहीं था, 5 था, मतलब 100% उत्तर कितना आना चाहिए था 2। बगैर टच किए भी ये सवाल लगाया जा सकता था। राधा अपनी आय का X% बचाती है, ठीक है। उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो X का मान क्या। जब कभी भी आय व्यय और बचत वाले सवालों में प्रतिशत वृद्धि कमी देकर के प्रतिशत वृद्धि और कमी पूछता है, तो डाटा का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको अगर ये बोल दूं कि एक आदमी 20% बचाता, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया आय हमेशा उसकी कितनी होगी 100, व्यय और बचत, व्यय और बचत, मतलब व्यय बचत अगर 20 है तो व्यय कितना है 80। ये कहानी है उसकी। अब मैं बोलूं आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20 कर दीजिए, व्यय में 40 की वृद्धि हो गई, इसको 40 कर दीजिए, और यहां पर पूछ रहा है तो इसको बस। ठीक है, ये इस सवाल से लेना देना नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूं। अब मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात कर रहा हूं, आय को हमेशा कितना रहना है 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो x बचा रही है तो ये x हो गया। ठीक है, तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हो जाएगा 100 - x। यही तो पूरी कहानी। अब क्या बोल रहा है वो, आय में 28 की वृद्धि, यहां पर उसकी वृद्धि हो रही है 28 की, व्यय में 20 की वृद्धि, यहां पर उसकी वृद्धि हो रही है 20 की, तो बचत में कितने की वृद्धि हो रही है 40। ये कहानी है। अब आप देखिए इसको अगर मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 2800, 100 में 20 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2000, और इसमें 20 का गुणा हो जाएगा तो -20x, और प्लस कितना है 40। अब देखिए ये दोनों घटेंगे तो 20x आ जाएगा, और ये दोनों घटेंगे तो कितना आ जाएगा 800, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 40, मतलब x की वैल्यू 40 है, और यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस सवाल में आप जबरदस्ती में परेशान मत हो जाना। सवाल आपको बोल रहा है a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा। क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है, आप लोगों ने ये चीज बार बार पढ़ी है कि a + b + c बराबर अगर 0 हो, यदि तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना हो जाता है 3ab। अब आप खुद सोचो, अगर इसकी जगह पर मैं 3abc रख दूं तो 3abc में से 3abc घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। एक घनाभ की लंबाई घन की भुजा का 150% है, 150% अधिक नहीं है, 150% है। इसका मतलब ये हुआ ये 10 है, तो ये वाली भुजा कितने की हो जाएगी 15। कौन सी भुजा है, घन की भुजा का 150% है। लंबाई कितनी हो गई 15, चौड़ाई कितनी दी गई है 7, ऊंचाई कितनी दी गई है 5,
तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। और जो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, घन का 4a स्क्वायर, और इसका कितना होता है 2HL प्लस b। यही तो कहानी, यही तो कहानी है, ठीक है। और इन दोनों का आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो। यही ना स्थिति है। तो ये मैं पहले से इसको काट देता हूं 2। अब ये a की वैल्यू 10 दी गई है, तो 2 गुणे 10 अनुपात 2 गुणे h आपके पास कितना है 5, l आपके पास कितना है 15 और प्लस 7, मतलब 2 पंचे 10, ये कैंसिल ही हो गया। अब यहां से बचा 20 और 15 और 7 इस 2 को मैंने क्यों ले लिया भाई, यही तो मैं सोचूं मामला क्या है। 5 दूनी 10, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा 2 दूनी 4 धाम 40, और यहां से कितना बचा 15 और 7 22, 2 से काट दीजिए तो ये 20 अनुपात ये कितना आ जाएगा 11। कहां दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला है ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। ठीक है, 2 जीवाएं हैं, ठीक है। क्या कर रही है, ओ पर प्रतिच्छेद करती, मतलब काट रही है। ये वाली क्या है, ये है ए बी और ये है सी डी और ओ पर काट रही। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, होता है ए ओ गुणे ओ बी बराबर सी ओ गुणे ओ डी। ये कहानी बनती है, ये याद रखिएगा। सी ओ बराबर कितना है 4, इसकी वैल्यू 4 है। ओडी बराबर कितना है 3.75, ये 3.75 है। ए बी बराबर कितना है, अच्छा ये पूरा ए बी बराबर 8 है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा मामला है ये, मतलब एक की वैल्यू नहीं दे रखी उसने यहां से लेकर के और यहां तक की पूरे की वैल्यू 8 दे रखी है। तो अगर एक को मैं x मानूंगा तो दूसरी वाली हो जाएगी 8 माइनस एक्स। तो मैं OA को अगर x मान रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस। यही तो कहानी है। अब ये कितना हो गया, ये 3 और 12 3 15। अब ऐसी एक संख्या मुझे चाहिए है, अब देखिए गुणनफल कितना आना चाहिए 15। अब आप खुद एक चीज सोचो, 15 कैसे कैसे आ सकता है, 1 गुणे 15, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अंतर कितने का 14 का। दूसरा हो सकता है 3 गुणे 5। यही 2 कहानियां हो सकती है। अगर मैं इसको 5 रखूं तो 8 माइनस 5 3, 5 त्याई 15, तो 5 तो ऑप्शन में है नहीं। 3 अगर रखूं तो 3, 8 में से 3 चला गया 5, मतलब 100% ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि ये 15 आ रहा है तो 15 के केवल 2 ही स्थितियां बन सकती हैं। एक बन सकती है 1 गुणे 15 और दूसरी बन सकती है 3 गुणे 5। ये देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ का। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 450 और 30 है। ठीक है, एक संख्या 90 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मैंने आप लोगों को बताया था लघुत्तम और महत्तम अगर दिया है तो a गुणे b बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 30, मतलब कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। जिसमें से अब देखिए पहली संख्या आपको दी गई है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पहली संख्या बटे HCF। मतलब ये वाला मामला कितने का है भाई, ये है 90 और ये है 30, मतलब a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो अब अगर a की वैल्यू 3 है, मतलब आप खुद सोचो कि a गुणे b बराबर अगर 15 है, a की वैल्यू अगर 3 है, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आपसे दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बराबर होता कितना है, अंतर बराबर होता है HCF और a/b मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये आपका 30 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, मतलब मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा 60। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक पुस्तक का सूची मूल्य 100 रुपए है। एक डीलर एक निश्चित दर पर छूट की अनुमति देने के बाद 274.50 रुपए में ऐसी 3 किताबें बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य 3 किताबों का है
और जो क्रय मूल्य है वो कितना है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है, वो कितना है 1 किताब का। तो भैया इसमें भी आप 3 का भाग दे लो रे यार, 3 का भाग दे लो, ठीक है। मतलब एमपी जो है, एमपी आपको कितना दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है 100 रुपया, और जो आपको एसपी है, एसपी दिया हुआ है 274 रुपया 50 पैसा, लेकिन 3 किताबों का। 3 × 27, 3 × 3 91.5। तो जो छूट आपको मिल रही है, छूट वो कितने की मिली, 100 माइनस 91.5, 100 में से 92 घट गया 8, तो 8.5 की आपको छूट मिल गई है। अब आपसे पूछ के रहा छूट की दर, चूंकि एमपी 100 ही था, इसी पर छूट मिली है, तो आपका जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 8.5% दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 8.5 की छूट उसी पर मिल गई, तो आप करते क्या, 8.5 बटे 100 गुणे 100, उत्तर तो वही आना था, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नीना ने देखा कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36,000 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब बात मिश्र धन की जा रही है। तो अब आप देखिए एसआई में जो होता है वो होता क्या है भाई, वो होता है आर गुणे टी%, ठीक है। आर कितनी है, 20 है, टी कितना है, 4 है, मतलब ये टोटल कितना हो गया 80%। तो जो अमाउंट है, मतलब जो मिश्र धन है, मिश्र धन वो कितना हो जाएगा भाई, मूलधन को हम 100 मान करके चलते हैं, मतलब ये हो गया 180। ये कहानी, इसी की वैल्यू ये कितना दे रहा है। अब ये जो 180% है, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 36,000 रुपए। पूछ के राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, ये कहानी। तो अब आप खुद ही एक चीज सोचो, ये हो गया 0 कैंसिल हो गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 200। तो जब एक की वैल्यू कितनी है 200, तो 100 की वैल्यू 2 जीरो जब यहां बढ़ेंगे तो 2 जीरो यहां भी बढ़ जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा, 20,000 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 30% और 40% की क्रमिक छूट 52, 40, 30, 70, 70 में से 12 घट जाएगा 58। क्या होता है ये छूट, यही ना होती है x + y - xy/100, यही तो कहानी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 30 धन 40 माइनस 30 गुणे 40 बटे 100, 1 2 1 2, 40 30 70, 70 माइनस 12, उत्तर कितना हो जाएगा 58। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 120 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है, एवं तृतीय भाग के साथ एवं लगा हुआ है, मतलब प्रथम भाग और तृतीय भाग का जो अनुपात है वो 8:9 है, ठीक है। द्वितीय भाग ज्ञात करें। अब टोटल अमाउंट कितना है 120। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड और ये, इनका अनुपात अगर 8, ये 8 है और ये अगर 9 है, अगर मैं इसको 8x मान लूं, इसको 9x मान लूं, तो प्रथम भाग द्वितीय भाग से 5 अधिक है, मतलब द्वितीय भाग प्रथम भाग से 5 कम होगा, मतलब इसकी कहानी हो जाएगी 8x - 5, और इन तीनों का जो सम है वो 120 है। तो आप देखिए 9 8 17 8 25, ये 25x, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 120 + 5 मतलब कितना 125, तो 25 पंचे 125, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपसे ये वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, तो 8 × 5 - 5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा 35। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में कितना आ गया उत्तर 35, ठीक है। ये बी का भाग था, मतलब सेकंड पार्ट का भाग था। ये देख लीजिए सवाल, सवाल क्या है भाई, सवाल आपको कह रहा कि 5 सही 1/5 प्लस 6 सही 2/5 प्लस 7 सही 3/5 प्लस 8 सही 4/5। मैंने पहले के सेशंस में भी ये बात बताई हुई है कि जब कभी भी 2 सही 1/7 मान लो लिखा हुआ, तो इसको हम 2 धन 1/7 मान, ठीक है। अब यहां देखिए ये 5 6 11 7 18 और 8 26, 26 तो ये पूरा पूरा है। अब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6, 6 और 4 10, तो 5 दूनी 10, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 26 + 2, उत्तर कितना हो जाएगा 28। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, ए और बी एक जमीन के एक ही तरफ 50 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। एक पेड़ के शीर्ष से इन बिंदुओं के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है।
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें मैं आप लोगों को बार बार मैंने बताया भी था पिछले सेशंस में। देखिए ये कितना है 60 और ये कितना है 23। जब कभी भी ऐसा फिगर बनता है, ये 30 है और ये 60 है, तो कहानी होती क्या, देखिए ये 60 डिग्री है तो 1060 की वैल्यू √3, तो √3 बटे 1, ठीक है ना, लंब बटे आधार। और 30 के लिए क्या होता है, 30 के लिए होता है लंब बटे आधार, लेकिन वैल्यू कितनी होती है 1 बटे √3। भैया ये पहले से √3 है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब √3 गुणे √3। तो अगर ये पूरी 3 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब आपसे यही 2 की जो वैल्यू है ये कितनी दी गई है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अगर ये 25 है मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 25√3, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। उन्नयन कौन लिखता है, पेड़ की ऊंचाई का 40%। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई तो ये है 25√3, इसका 40% निकालना है, तो 25√3 का 40% मतलब 2/5, यही तो कहानी है। तो 25, 5 दूनी 10, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 10√3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछा होता तो 25√3 हो जाता, ठीक है ना। अगर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी पूछा होता तो उत्तर 25 होता, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी को भरता है, मतलब क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। टाइम की बात छोड़ दीजिए, इफिशियंसी, अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है। यदि 2 पाइप एक साथ 30 मिनट में भर सकते हैं 30 मिनट में, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई 4, ठीक है। 30 मिनट मतलब 1/2, तो इन्होंने काम कितना किया, तो यही तो कहानी है। तो धीमी पाइप को टैंक भरने में, धीमी पाइप कौन सा है 1, तो धीमी पाइप को कितना लगेगा 2/1, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2 घंटे। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर कितना हो जाएगा 2 घंटे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 3800 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 3:5, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है ये। ए अनुपाते बी बराबर 1:2 और बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:5। दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ 3 का गुणा मार दूंगा, यहाँ 2 का गुणा मार दूंगा, तो ए इज टू बी इज टू सी। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और सी की वैल्यू हो जाएगी 10। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 6 3 9 और 10 19, 19 बराबर दिया हुआ है 3800, मतलब एक की वैल्यू 19 दूनी 38, 200। आपसे पूछ क्या रहा बी का हिस्सा, तो 6 की वैल्यू 6 गुणे 200, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 1200 रुपए। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 94, 188 और 235 का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए आप लोग एक बात याद रखिए कि हमारा जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या पर। सबसे बड़ी संख्या 235 है, और यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए, ये 235, ठीक है। अब देखिए ये जो 94 का डबल ही तो है, मतलब इसको तो अब आपको देखने की भी जरूरत है। 38 नहीं है 35 है, 35 है। अब देखिए ये किससे किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 चौके 20, 5 सते, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5 गुणे 47, 5 तो इसमें है नहीं, देखिए 47 शामिल है क्या, तो 47 शामिल है। 4 सते 28, 4 चौके 16 और 2 18, यहां से 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 4 अगर हमने दे दिया तो अब आप देख लीजिए 235 भी इसके अंदर आ गया, 188 भी इसके अंदर आ गया और 94 भी इसके अंदर आ गया। मतलब यही आपका एलसीएम है, तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, उत्तर कितना हो जाएगा 940 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला पहली 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1, और 10 का पूछ रहा है तो उत्तर कितना हो जाएगा 10 + 1, मतलब कितना हो जाएगा 11। विषम का पूछा होता तो 10 ही आता। प्राकृत का अगर पूछा हो तो 10 + 1/2, 11/2, 5.5, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 sin स्क्वायर थीटा बराबर है 3 1 + cos थीटा, तो cosec थीटा + cot थीटा। देखिए यहाँ 5 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार एक चीज ये बता रहा हूं कि ऐसे सवाल जब कभी भी आते हैं,
क्या बोल रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 1 प्लस कॉस थीटा। ये कहानी है आपकी। तो ये 5/3 इसकी किसी न किसी एक की वैल्यू आप ये बना दीजिए जिससे आपको सारे थीटा एक साथ मिल जाए, फिर कुछ भी पूछ रहा हो हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देखिए इस सवाल को कैसे हल कर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती कितनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप कैसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे तो मैं कर सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हो ही जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला और 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद एक चीज सोचो कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ये 5 इधर जाएगा तो 3/5, कॉस थीटा को इधर ले आए, अगर इसको इधर ले जाए तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस 3/5 मतलब हो जाएगा ये 2। अब देखिए ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 में से 4 गया, ये हो जाएगा √21, ठीक है। ये लंब हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब कॉसेक थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब 5/√1। ये हो गई कहानी। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका, आधार है 2, लंब कितना है √21, तो ये कितना हो जाएगा 2/√21। हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा √21। यही उत्तर होना चाहिए। नहीं दिया 4 दिया है 5 दिया है, चलिए कट हो जाएगा ना। ये 7 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना √7 इंटू √7, और ये √21 को आप √7 इंटू √3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में रूट लगा है, तो उत्तर हो जाएगा √7/3। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। अगर यहीं कहीं 4 और 5 की जगह 7/√21 दे दिया गया होता तो हमारा ये वाला काम थोड़ा सा बच गया होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 300 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 200 मीटर लंबी जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो कुल दूरी क्या होती है दोनों की लंबाई हो। तो यहां पर लंबाई कितनी हो जाएगी, एक 300 एक 200 मतलब 500। अब दिशा अगर विपरीत है तो चाल भी क्या होगी जुड़ेगी, जुड़ेगी तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 300 प्लस 200 मतलब कितनी 500, ठीक है। स्पीड विपरीत दिशा, ये बात जरूर ध्यान में रखना, अगर समान दिशा होती तो क्या हो जाता घट जाता। कितना कितना दिया है 90 प्लस 60 बराबर कितना हो जाता है 150, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, ठीक है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको 500 मीटर दी गई है, ये 150 दिया गया, लेकिन इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुना होगा 5/18। यही तो कहानी है। 18 ऊपर चला जाएगा, मतलब 500 गुणे 18 बटे 150 गुणे 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 दहम 50, 3 पछे 15, 3 छके 18, 5 दूनी 10, फाइनली उत्तर आ जाएगा 12 सेकंड। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लग गया सवाल, बेसिक क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 7 है, BC बराबर 12 है, BC बराबर 7। चक्रीय चतुर्भुज मतलब बात इसकी हो रही है, ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसी कहानी बनी हुई है ये वाली ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है ABCD में AB बराबर, चलिए मैं इसको A B C और D ले लेता हूं। इसको दिया हुआ है 7, BC बराबर दिया हुआ है 12, BC बराबर दिया हुआ है 7, AC और BD मतलब इसकी लंबाई कितनी दी गई है, AC की लंबाई है 9 और BD की लंबाई कितनी दी गई है, BD की लंबाई दी गई है 14। आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाली भुजा AD का मान नहीं दिया, AD का ही मान पूछ चक्रीय चतुर्भुज में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विकर्णों का जो गुणनफल है वो संगत भुजाओं के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। इन द सेंस ये हुआ, जैसे देखिए ये बात हो रही है AC और BD की,
तो यहां मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ए सी गुणे बी डी बराबर, देखिए अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी, एक तो हो जाएगा ए बी गुणे सी डी, ए बी गुणे सी, और प्लस फिर देखिए ए डी गुणे बी सी, तो ए डी गुणे, बस अगर मैं पूरा सवाल अगर पढ़ लिया होता तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। अब ए सी गुणे बी डी कितना है, ये 9 गुणे 14 है। ए बी गुणे सी डी, ए बी और सी डी कितना है 7 और 12, 7 गुणे 12 है, प्लस ए डी को मैं एक्स मान लेता हूं और बी सी कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। तो अब आप देखिए 7x बराबर 14 नहीं है 126, 126 माइनस 84 मतलब 26 6 32 और 10 42, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/7, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। अच्छा इकाई में दिया हुआ था तो 6 इकाई, इसकी जरूरत फिलहाल यहाँ पे नहीं थी, मेरे को लगा शायद मामला एंगल वेंगल वाला होगा तो अपन आगे बढ़ते इसमें, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक आदमी ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया, ब्याज दर जितने वर्षों के लिए ऋण लिया जाता है उसकी 1/4 है, मतलब आर बराबर कितना है, आर बराबर है T/4, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के रूप में ब्याज के रूप में 11,664 रुपए, साधारण है कि वो साधारण ब्याज, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, ब्याज की दर जितने वर्षों के लिए उसकी 1/4 है, ठीक है। एसआई बराबर कितना होता है, अभी सवाल आया था आर इंटू टी%, आर की वैल्यू उसने T/4 बोल दी, तो T/4 इंटू टी, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। और एसआई है कितना, तो एसआई कितना दिया हुआ है 11,664, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11,664 और गुणे कितना 4, ठीक है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, अब वर्गमूल की ट्रिक यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखिए 4 का मतलब होगा 2 और 8, 2 अंक छोड़ दीजिए, 116, 11 11 में 121 ज्यादा हो रहा है तो 102 और 108। अब ये होगा कि ये होगा, ये कैसे चेक करते हैं, 10 गुणे 11 कर दिया तो 11 था हम 110, यहाँ था 116, आ रहा है 110, तो ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब यहाँ का ये कितना हो जाएगा 108, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा 200, यही तो कहानी है। ठीक है, T/4, टी स्क्वायर ये हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया 216, तो दर क्या है, तो दर कितनी है, अच्छा 4 पंचे 20, 4 चौके 16, आर बराबर 32,400 रुपए का ऋण लिया, ब्याज दर जितने वर्षों के लिए ऋण लिया जाता है 216, क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, मूलधन, मूलधन कहाँ लिया, ओहो हो, देखिए परसेंटेज हटा रहा हूं मैं आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इसका 1% तो आपको लेना ही भाई 324, तो एक काम करते हैं यहां पर बटे में 324 रहेगा। अब देखिए 324 का कितना हो जाएगा ये 18, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, मतलब टी की वैल्यू कितनी है 12, टी की अगर 12 तो आपसे समय पूछेगा तो 12 साल, दर पूछ रहा तो दर पूछ रहा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 12/4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोला 5x + 3y बराबर 15 है, 2xy बराबर 6 है, तो 5x - 3y, मतलब प्लस को कहां ले जा रहा है माइनस में। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर a + b का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है और आपको a - b का होल स्क्वायर निकालना है, तो मान लीजिए ये दिया हुआ है और इससे आपको प्लस की तरफ जाना है तो आप +4ab कर दीजिए, और अगर मान लीजिए a - b का होल स्क्वायर आपको निकालना है, a + b का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो यहां पर आप -4ab कर, ये कहानी बनती है, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये a और ये b है, ये भी a और ये b है, ठीक है, लग गया सवाल। अब आपको करना क्या है भाई, करना क्या है, 5x + 3y, देखिए 5x + 3y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5x - 3y
अच्छा 5x माइनस 3y आपको निकालना है ना, सॉरी। तो 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब प्लस से आपको माइनस बनाना है तो -4 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब हुआ 5x गुणे 3y। ये तो कहानी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, देखिए क्या है कहानी। ये 5x प्लस 3y की वैल्यू 15 तो दी गई है, तो ये तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा 4 पंचे 20 60xy, 60xy। और 2xy की वैल्यू कितनी दी गई है 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 गुणे 2xy हो जाएगा ना भाई। ये कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना दिया हुआ है 6। ये मतलब कितना हो गया 225 माइनस 180 मतलब कितना हो जाएगा ये 45। ठीक है, तो आपसे इसका ये पूछ रहा है, केवल ये पूछ रहा है, मतलब रूट ऑफ 45, 9 को 9 अपना 45 3 बाहर निकलेगा, 3√5 आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। बस बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आप चाहते तो इसको मेंटल कैलकुलेशन से भी निपटा सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, थोड़ा सा सवालों में चेंज भी आया हुआ लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सवाल बहुत सारे ऐसे थे जिनको आप मेंटल कैलकुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। मैथ्स में सफलता का राज ही यही है कि आप सवाल को कितनी जल्दी अटेम्प्ट करते हैं, मतलब सवाल की जो की पॉइंट्स है वो कितने जल्दी आपकी समझ में आते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए